देखेंगे चैप्टर नंबर ये 5 है लक्ष्मीकांत का। यहाँ पे हम लोग मुख्यतः देखेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संविधान की भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ तथा इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई, ठीक है। तो संविधान के भाग 1 में क्या है, क्या है संविधान के भाग 1 में, ठीक है। तो 1 से लेकर राज्यों 4 का तक संघ। संघ संघ एवं उसके राज्यों का चर्चा किया गया, ठीक है। भारत किसका संघ है, भारत किसका संघ है, ठीक है। भारत किसका संघ है, तो राज्यों का संघ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों का समूह के राज्यों का संघ होगा, ठीक है। राज्यों का समूह नहीं है, ठीक है, क्या है, हम राज्यों के संघ है। ये व्यवस्था दो बातों से स्पष्ट करती है। ये व्यवस्था कितने बातों का स्पष्ट कर, ध्यान रखें, ये व्यवस्था दो बातों का स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार, ठीक है। भारत जो है राज्यों का संघ है, डेट मीन्स क्या है, एक तो भारत का नाम पता रहा इंडिया यानी भारत, इंडिया डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, इंडिया और भारत दो नाम बता दिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे राज्य पद्धति कैसी होगी, तो क्या संघ, क्या है, संघ के बारे में पता चलता है, भारत राज्यों का संघ है। संविधान सभा ने देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई, ठीक है, मैतज्ञ नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दिया कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जो कभी विवाद भी निकल कर आया, इसके लेकर हम मेंस का क्वेश्चन भी देखे थे। जबकि कुछ आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि मतलब क्या है, भारत है। दूसरे देश को संघ बताया गया है, यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, ठीक है। दूसरे देश को संघ बताया गया है, ठीक है। संविधान का ढांचा की बात की, वो भी संघीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसार राज्यों का संघ व्यक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुसार राज्यों के संघ व्यक्ति को संघीय राज्य के स्थान का महत्व देने का दो कारण है। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कुछ समझौते का परिणाम नहीं है। भारत का संघ जो है राज्यों के साथ किसी समझौता का परिणाम नहीं है, क्योंकि समझौता एक समय के बाद टूट भी सकता है। देखिए अमेरिका के राज्य जो थे, जब अमेरिका में जिस समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चला, उस समय 13 उपनिवेश जो फिलाडेल्फिया में जाके एक संघ बनाते हैं, जो कि मतलब उनको समझौता का परिणाम था। जबकि भारतीय राज्य जो है किसी भी प्रकार का समझौता का परिणाम नहीं है, ठीक है। जैसे कि अमेरिकी संघ में दो या दो राज्यों का संघ में विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय राज्य से कोई भी, भारतीय संघ से कोई भी राज्य कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि समझौता का परिणाम नहीं है, टूट ही नहीं सकता, अविनाशी है। जैसे कि अमेरिका में टूट सकता है, ठीक है, जैसा कि 1867-68 में वहां पे कब हुआ, तो वहां पे गृह युद्ध के समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 67 में शायद, कभी तो याद नहीं आ रहा कब हुआ, तो इस 1866-67 के आसपास। सो गया नहीं सर, हैं? ये किसकी आवाज फेडरल आ है रही सर थी, वो। कौन। वहां से अमेरिका में, यानी कि वो कभी भी हट सकता है, ऐसा समझौता तो हुआ है वही तो जो। बोल रहा है ना, समझौता का परिणाम है ना वहां का राज्य, ठीक है। जी जैसा कि जी सर। अमेरिकी संघ में दो राज्यों का संघ विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं, जैसे कि यहाँ पे भारत में तो कोई अधिकार नहीं है। ये संघ है, ये विभक्त नहीं हो सकता भारत में। पूरा देश एक ही है जो विभिन्न राज्यों के प्राथमिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, और तीसरा क्या है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत द्वारा अधिगृहित किया जा सकेंगे, ठीक है। 3 आधार है, कितने आधार है, तो 3 आधार है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त, ठीक है, भारत में 28 राज्य और मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें पहले का डाटा इसलिए 9 लिखा हुआ है, ठीक है। राज्यों के संदर्भ में संविधान में उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पे समान रूप से लागू होता है। यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। उनमें शामिल कौन कौन से राज्य हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और कौन सा है, तो ध्यान में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक है। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। 5वीं अनुसूची में किस किस राज्यों को शामिल किया गया है, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा को शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं।
क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि पहले में न केवल राज्य वरन बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं, ठीक है, संघ शासित क्षेत्र एवं, ठीक है, क्षेत्र है जिनकी केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिगृहित किया जा सकता है। दोनों चीज है, या तो संघ शासित क्षेत्र प्रदेश आएगी या फिर केंद्र सरकार किसी भी राज्य को मतलब मिलाएगी, वो भी शामिल है, ठीक है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य है और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे के हिस्सेदार है। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्र सीधे केंद्र के द्वारा प्रशासन होता है, जबकि राज्य का सरकार राज्य सरकार चलाती है। जबकि शक्ति का बंटवारा किसके साथ होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच में हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था कैसा था, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। जबकि केंद्र सरकार का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे चलता है? तो सीधे केंद्र सरकार के द्वारा चलता है। बात करेंगे बात चलेंगे एक संप्रभु राज्य के नाते, ठीक है, एक संप्रभु राज्य के नाते भारतीय, एक संप्रभु राज्य के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के संतातरण संधि के अनुसार खरीद व्यापार और लीज पे भी ले सकता है। व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिकृत न किया हो, ठीक है, जीत या हराकर वो भी शामिल कर सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया, जैसे दादर नगर हवेली, ठीक है, किसका विदेशी क्षेत्र? दादर नगर हवेली पे किसका था कब्जा? दादर नगर हवेली पे किसका था? दादर नगर हवेली पे पुर्तगाली था। गोवा पे किसका था? पुर्तगाली का था। दमन द्वीप पे भी पुर्तगाली का था। पुडुचेरी पे फ्रांस का था। सिक्किम पे किसका था? तो स्वतंत्र था सिक्किम, ठीक है। इन क्षेत्रों को अधिग्रहण के बाद आगे की चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पे जो वह ठीक समय संघ के नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है, एक नए राज्यों के भारत के संघ में शामिल करे और दूसरा नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। दोनों के दोनों किसके पास है? किसके पास है? तो ध्यान में रखेंगे, संसद के पास है। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों के अस्तित्व में नहीं है, गठन को लेकर है, ठीक है। ध्यान, पहली शक्ति किसके लिए है? उन राज्यों के लिए जो कि पहले से मतलब क्या है, अस्तित्व में है, ठीक है। जबकि दूसरी शक्ति किसके लिए है? और दूसरी शक्ति किसके लिए है? तो वैसे राज्यों के लिए जो कि अस्तित्व में नहीं है, उसका गठन को लेकर है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे संसद के आर्टिकल्स 2 में 2 शक्तियां, कौन कौन शक्तियां? नए राज्यों के भारत संघ में शामिल करे और दूसरा जो है नए राज्यों के गठन करने की शक्ति है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे भारतीय अनुच्छेद। भारतीय अनुच्छेद 2 उन राज्यों के भारतीय संघ के हिस्से नहीं है जो प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी अनुच्छेद 3 भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के परिवर्तन से संबंधित है। दूसरी शब्द अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों का पुनः सीमन करने की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। या तो 3 में क्या है? तो दूसरी और अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण भी कर सकती है, फिर वर्तमान राज्यों में परिवर्तन भी कर सकती है, ठीक है। एक से अधिक राज्य भी बना सकती है। बिहार का बंटवारा करने के लिए किसका प्रयोग होगा? बिहार का बंटवारा करेंगे फिर से, तो किसका प्रयोग होगा? 3 का। हाँ, 3 का नहीं, 3 का, ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है। आप चलेंगे राज्यों के विदेशी राज्य है क्यों? विदेशी को भी हाँ, 2 में देखिए, 2 में क्या क्या है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 में 2 तरह के अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे 2 में क्या है? 2 तरह के अधिकार है, ठीक है। एक तो है नए राज्यों के भारत के संघ में शामिल करेंगे, नया राज्य की बात है, नए राज्यों के गठन करने की शक्ति, ये भी इसमें 2 में है, ठीक है। जबकि 3 में क्या है? तो 3 में भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में, ठीक है, परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्द अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के राज्यों का पुनः सीमन से, मतलब भारत के संघ में जो राज्य है उसका मतलब पुनः सीमन कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, उसमें बदलाव कर सकते हो 3 में। अब देखेंगे राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति क्या है। तो अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकृत करता है कि संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों का, ठीक है। अनुच्छेद 3 में देखिए, जो बातें आप जो पूछ रहे थे वो अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? किसी राज्य का उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। कौन करेगी? ये शक्ति किसके पास है? किसके पास है ये शक्ति? ये शक्ति ध्यान में रखेंगे, किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है?
संसद के पास है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसके पास है शक्ति है? संसद के पास है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सारा शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किस आर्टिकल के तहत ये संसद के पास ये शक्ति है? तो क्या बताएंगे? तो अनुच्छेद 3। तीन। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें का उल्लेख किया गया है। एक, उपयुक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी तरह का नाम परिवर्तन वगैरह करेंगे, सीमा में परिवर्तन करेंगे तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन से, ठीक है, बिना राष्ट्रपति के परमिशन से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है देवियों और सज्जनों, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हाँ, और 2, संतुष्टि से लोकसभा पूर्व राष्ट्रसभा राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। आप अगर मान लीजिए इस तरह का कोई काम करेंगे तो राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे? राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे? तो मतलब उसे मतलब क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, उसे मतलब क्या करेंगे? तो उसे मतलब क्या करेंगे? तो वहां पे राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल में भी भेजा जाएगा। यह मत निश्चय समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण की शक्ति में किसी राज्य या संघ से किसी भाग के किसी अन्य राज्य या अन्य क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। ध्यान से समझिएगा, संसद का बहुत बड़ा शक्ति होता है, ठीक है। क्या शक्ति होता है? संसद, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण में सम्मिलित है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जब मानने के लिए बाध्य नहीं तो भेजता क्या है उसके पास, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ये तो ठीक है, राज्य के विधानमंडल में तो जाएगा, लेकिन इसे मानने या न मानने के लिए मतलब क्या है? संसद या फिर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। भले ही उसका मत समय पर आ गया हो, संशोधन संबंधित अध्यादेश के संसद में आने पर हर बात राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बताना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है, ठीक है। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है, किसके पास भेज दिया जाता है? जैसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति करने के बाद ही मतलब इन चीजों को मतलब लाया जाएगा, उसको एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, ठीक है, भेज देते विधानमंडल के पास में। लेकिन उसके अगर वह ना भी बोला या फिर हाँ भी बोला तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संसद इन मामलों में क्या है? स्वतंत्र है। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को अधिकार देता है कि नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में बात करें तो संसद अपने अनुसार भारत की राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस तरह भारत को सही कहा गया कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब भारत में राज्य विभक्त किया जा सकता है, लेकिन संघ को विभाज्य नहीं किया जा सकता। इसलिए एक शब्द और भी बता दो, भारत जो है विभाजी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या बोलेंगे? भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब संघ को विनाश नहीं कर सकते, लेकिन राज्य का विनाश हो सकता है। समझ रहे हैं ना? 2 राज्यों के अलग कर देंगे, 2 राज्यों के मिला देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन संघ क्या है? स्टेबल है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या फिर राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उसकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों के अनुमति से नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। मतलब अमेरिका में राज्य भी मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। अमेरिका को क्या कहा? अविभाज्य, ठीक है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया। जबकि भारत में क्या है? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश किसका कौन सो गए? ये रोज सोते हैं।
चलिए, तो संविधान का अनुच्छेद 4 में स्वयं ये घोषित करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब संविधान संशोधन करके अब नए राज्यों का, ठीक है, ध्यान रखें, गठन या फिर प्रवेश वगैरह ये सब नहीं करवा सकते। मतलब ये जो संशोधन जो होगा ना 368 के तहत नहीं होता। किसके तहत नहीं होगा? 368 के तहत ये संशोधन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित होता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए ना? क्या संसद को यह भी अधिकार है कि किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करके, ठीक है, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में, ठीक है, पूछा गया। केंद्र सरकार ने एक निर्णय की कि बेरूबारी संघ, तो ये ध्यान में रखे, केस इंपोर्टेंट है। बेरूबारी संघ कहाँ का हिस्सा था? तो बेरूबारी संघ, ध्यान में रखे, पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो, राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया। बेरूबारी संघ जो था पश्चिम बंगाल का था उस समय, मतलब बांग्लादेश नहीं था। ठीक है, पश्चिम बंगाल उस समय क्या था? बांग्लादेश नहीं था उस समय। पश्चिम बंगाल का जो बेरूबारी संघ था पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी, तो इसी की वजह से राजनीतिक विद्रोह और क्या होगा, विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति ने संदर्भ लिया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। ठीक है, मतलब भारत किसी भी हिस्सा को किसी दूसरे देश को दे नहीं सकता है, मतलब उसको मिला सकता है। किसी दूसरे देश को भारतीय संघ में मिला तो सकता है, लेकिन भारत के हिस्सा को किसी दूसरे देश को दे नहीं सकता है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधित करके किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उस वक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इससे भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो विवाद निकल कर आया था से क्या मतलब, भारतीय संघ, ठीक है, अपने राज्य को किसी दूसरे देश को दे सकती है क्या? ये किस केस में था? बेरूबारी संघ वाला केस में था। बेरूबारी संघ पश्चिम बंगाल का एक जगह था बेरूबारी, पे पाकिस्तान का नेतृत्व हो गया। ठीक है, जो कि राजनीतिक विद्रोह का विवाद को जन्म दिया, जिसका राष्ट्रपति ने संदर्भ लिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधित कर किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 को प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को मतलब हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। ये कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश वाला जो हुआ था, बांग्लादेश के साथ कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। 100वां संविधान संशोधन किया गया 2015 में, इसीलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाएगा, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मतलब अदला बदली हुआ, भारत कुछ हिस्सा बांग्लादेश को देगा, बांग्लादेश कुछ हिस्सा मतलब क्या देगा, भारत को देगा। लेकिन हम लोग थोड़ा इसमें नुकसान में रहे। ठीक है, अब क्या था, उस समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश की सरकारें के बीच कुछ लेन देन हुआ, जिसमें भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्र इनक्लेव को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतर किया और 6.1 किलोमीटर, ठीक है, असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन तीन उद्देश्यों के लिए संशोधन ने, ठीक है, 4 राज्यों को चुना। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाती है, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया गया। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि रही है। ठीक है, अब ध्यान में रखेंगे किन किन राज्यों में असर पड़ा, मतलब ये जो हस्तांतरण जो है किन किन राज्यों को प्रभावित किया, ये आपके लिए डाटा इंपोर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, तो बात करें असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 4 राज्यों को मतलब किया गया। ठीक है, अब इसमें मतलब क्या क्या पृष्ठभूमि है तो आपको पता होना, जब भारत और बांग्लादेश के साथ मतलब कितना मतलब वो लगता है, तो भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा की बात करेंगे तो 4096.7 किलोमीटर की लंबी साझी जमीनी रेखा है। ठीक है, भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा
का, ठीक है, ध्यान में रखें, निर्धारण 1947 में रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रेडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर था। कैसा प्रावधान था? जिसका समाधान 1905 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था, ठीक है। एक कौन सा अवार्ड था? बग्गे अवार्ड। रेडक्लिफ के बाद एक आना था बग्गे अवार्ड। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1998 में नेहरू ने नून समझौते के तहत की गई, ठीक है। नून वहां की पार्टी थी, ठीक है, पाकिस्तान की पार्टी है नून, ठीक है। उसके साथ किया गया 1958 का, लेकिन मतलब बात नहीं बन पाई, ठीक है। नेहरू के समय की ही चीजें मतलब थी, वो बात नहीं बन पाई। हालांकि बेरुबारी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान का 9वां संशोधन नियम 1960 पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाओं के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश को भूभागों के लेकर यह मैटर था, ठीक है। अब फिर आता है 1974 आता है, बांग्लादेश नया राज्य बन गया 1971 में, मतलब नया देश बन जाता है। 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन में संबंधित मामलों के दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की अभी पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि जमीन के हस्तांतरण का मामला था जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र के विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, जो कि किसी के हिस्सा में नहीं था, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अंतर क्षेत्रों का आदान प्रदान को विकसित करके 6 दिसंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत करके इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1976 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को, ठीक है, 4 राज्य फिर से असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया। ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे यहाँ पे क्या था, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देशी रियासतों का एकीकरण जो है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। फिलहाल मैं अभी कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें क्या बता देते, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जिस समय राज्य पुनर्गठन आयोग 1950 की पहले की बात करेंगे तो वहां पे भारतीय राज्य के, ठीक है, चार चार क ख ग घ के ABCD बनाए गए थे। घ में केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था, ठीक है। क वाले राज्य जो थे, महत्वपूर्ण राज्य थे, बिहार को कैटेगरी ए में रखा गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे किस कैटेगरी में रखा गया था, बिहार को कैटेगरी ए में रखा गया था, ठीक है। बिहार था, असम था, बंबई था, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, जिसको वर्तमान यूपी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस को ए में रखा गया था, ठीक है। घ और ए से पूछता बिहार किसमें था, तब बिहार किसमें था, बिहार ए में था। घ में केवल एक ही राज्य था, सबसे कम राज्यों की संख्या घ वाले में था, ठीक है, जिसमें से एक ही राज्य था। ग में 10 राज्यों को रखा गया था, ठीक है। ये चीजें थी, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद बात करेंगे, तो जिस समय बात करेंगे, जिस समय 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग जब आया, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो उस समय 14+6 का रेशियो रखा गया, ठीक है। 14 प्लस, ठीक है, कितने का रेशियो था, 14+6 का रेशियो था। 14 राज्य थे और 6 मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद भी बहुत सारा अधिनियम आता है जिसके बारे में हम कल के क्लास में देखेंगे आपका, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी समय में रात्रि 9 बजे से। कल हम लोग देखेंगे देशी रियासत का एकीकरण देखेंगे, जो कि बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ के, ठीक है। इस सबको एक बार पढ़ लीजिएगा और कल मिलते हैं, कल इसी समय में 9 बजे से, ठीक है। सभी